औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हम ह्यूमन बीइंग का जो अफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो हैं तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए, उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया था क्या था, तो इसकी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखें, पूरी होल अर्थ में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं हमारे पास ना जो कि डिक्रीज़ हो रहे हैं दिन ब दिन। किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो कि हमारे पास क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, किसकी वजह से? सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब हम स्टडी करते हैं। The biodiversity of many areas and the earth as a whole is decreasing day by day due to human activities. कह रहे हैं कि हमारे पास, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि क्या हो रहे, दफ़ा बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर, इसमें अब मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो अफेक्ट पड़ रहा है प्लांट्स पर और एनिमल्स पर, और जो कि हमारे पास ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इनकी अब आगे डिफिनेशंस आ जाती हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं और थ्रेटन स्पीशीज़ क्या होती हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। हमारे पास वो स्पीशीज़ हैं दैट नो लॉन्गर लिव एनीवेयर। ठीक है, जो कि अब हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आपके पास वो होती हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो हैं जिनको ख़तरा है, डेंजर टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, जिनको ख़तरा है आइंदा फ्यूचर में ख़त्म होने का। और थ्रेटन स्पीशीज़ हमारे पास वो स्पीशीज़ आ जाती हैं जो कि मतलब अभी तो नॉर्मल हैं, लेकिन इन फ्यूचर में हम देखेंगे कि वो स्पीशीज़ भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें हमारे पास आप देखते हैं लायन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, एशियाटिक चीता आ जाता है, इंडियन विल्ड एस आ जाता है, स्वैम्प डियर, ब्लैक बक, हैंगल, इंडियन वन हॉर्न रिनोसोरस। तो ये आप देखते हैं, ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ठीक है, मतलब इनको ख़तरा है कि हमने तो ये देख लिए हैं, लेकिन अब हम देखेंगे जब आएगा, हम आगे फ्यूचर में जाएंगे तो जो न्यू जनरेशन होगी ना उनको सिर्फ इनकी पिक्चर्स ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड में आ गई, इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि ये आइंदा जो फ्यूचर है, फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ख़त्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो आगे न्यू जनरेशन होगी तो वो इनकी पिक्चर्स ही देखेगी। जैसे हमसे पहले हमारे वालिदैन ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने जिन जिन एनिमल्स को देखा था जो कि अब ख़त्म हो गए, तो हम भी उनकी पिक्चर्स ही देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और ये वाली जो स्पीशीज़ हैं ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जिनको ख़तरा है कि ये आइंदा ख़त्म हो सकती हैं। अब कंजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, द कंजर्वेशन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी मीन टू टेक अ स्टेप्स फॉर सेविंग द लाइफ फॉर्म्स बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। कंजर्वेशन का देखें तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हाँ, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हम कोई एक ऐसा स्टेप लें जिसके ज़रिए ये जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और थ्रेटन स्पीशीज़ हैं इनको बचाया जा सके। ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसे विल्ड पार्क्स हैं जहाँ पे जो हमारे पास ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इनको रखा जाता है। इसमें हमारे पास मारखोर भी आ जाता है। ठीक है, स्वैम्प डियर भी आ जाता है, ब्लैक बक भी आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है, लायन भी आ जाता है। तो ये जो हमारे पास एनिमल्स है इनको वहाँ पे रखा जाता है, इनकी हिफाजत की जाती है ताकि क्या हो कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये महफूज रहें। ठीक है, ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट ना हो। इट इज़ डन फॉर कीपिंग अ नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शनिंग। और ये इस वजह से भी किया जा रहा है, देखें अल्लाह ताला ने ना पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं ना अगर हमारे पास आप ले लें शेर की एग्जाम्पल ले लें, शेर हमारे पास है ना, शेर किसको खाता है, उसको खाने के लिए डियर चाहिए होता है। ठीक है, अब अगर शेर नहीं होंगे तो डियर की तादाद तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी ना। अगर हमारे पास डियर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आप देखते हैं डियर इंडेंजर्ड है, डियर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं,
फिर शेर बच गया, शेर के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना। अगर शेर के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो बेचारे इसी तरह भूखा मर जाएगा। तो इस तरह क्या है कि पूरा जो हमारी एक इकोसिस्टम है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। तो ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि ये जो पीछे से मतलब चलता आ रहा है कि हर इंसान, हर एनिमल जो है ना वो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, जितने भी हम लिविंग थिंग्स हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। कि लायन को खाने के लिए डियर चाहिए और डियर को भी खाने के लिए ग्रास चाहिए। देखें अब ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब हम लोग जो इंसान है हम लोग पहाड़ तबाह कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, घास काट रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, हम लोग घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, नई नई हम लोग सिविलाइजेशन बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो घास ख़त्म हो जाएगी, ग्रीनरी नहीं होगी, तो फिर क्या कहते हैं उसको, जो डियर है वो क्या खाएगा, उसके खाने के लिए तो कुछ नहीं होगा, तो डियर मर जाएगा। फिर जो शेर है जो कि डियर को खाता है, लायन है, वो डियर नहीं होंगे तो वो किसको खाएगा, वो भी मर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमारी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमें एक तो हम ये भी सीख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें भी ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि इनकी वजह से मतलब हमारी एक इकोसिस्टम जो है ना वो फंक्शन कार्य बरकरार, तो इनकी हिफाजत करनी चाहिए, मतलब इनका इस तरह शिकार नहीं करना चाहिए जो कि कानूनन जुर्म भी है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी ऐसे विल्ड पार्ट्स हैं जहाँ पे इन एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है, ठीक है, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। तो वहाँ इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो स्पीशीज़ हैं ये क्या है, महफूज हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा हम परसेंटेज देखते हैं स्पीशीज़ की, विच हैव अ मार्क्ड एंड इंडेंजर्ड और एट अ रिस्क ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड, ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें बताया हुआ है कि परसेंटेज बताई हुई है उन स्पीशीज़ की जो कि इंडेंजर्ड है, जिनको ख़तरा है कि वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी, और वो उन स्पीशीज़ की जिनको ख़तरा है वो या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल हो जाएंगी। आप सबसे टॉप पे देख रहे हैं, इसमें मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। मैमल्स सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड एंड हाई रिस्क बिकमिंग इंडेंजर्ड। सबसे ज़्यादा मैमल्स और एम्फीबियंस आप देखते हैं कि इन दोनों के इंडेंजर्ड होने का सबसे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनकी है। उसके बाद हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। देखें कितना ज़्यादा हमारे पास जिसके, अब अगर हम मैमल्स का ख्याल नहीं रखेंगे जैसे लायन, डियर वगैरह, बर्ड्स में आपके पास क्या आ जाता है, इसके बाद आपके पास रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, फिशेस आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। फिशेस की आप देखिए, फिशेस की कितनी ज़्यादा हमारे पास हैं। हम लोग इंडस रिवर में अब तो कानूनी जुर्म में आप नहीं पकड़ सकते इंडस रिवर में, वरना लोग डॉल्फिन्स होगी, वेल्स होगी, शार्क होगी, इनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं, इनको हंट करते हैं। तो कितनी गलत बात है, मतलब कि आप एक इकोसिस्टम को ख़राब करना हुआ ना, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करना हुआ, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो बच्चों आपके लिए भी है कि आप भी आगे जहाँ कभी भी ऐसा होता देखें ना तो आप भी इसको रोकें, ठीक है। तो अब हम अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्दर है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कौन सी ऐसी ऐसी हैं कि, और एक तो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, और कौन कौन सी ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका नुकसान हो रहा है, तो वो हमारे पास आ जाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें आप देखते हैं कि अनकंट्रोल ह्यूमन बीइंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी, एक तो वो हो गया, और दूसरा ये कि अनकंट्रोल ग्रोथ इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, देखें ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो देयर इज़ अ नीड आल्सो इंक्रीज़ मैनी फूड्स, उनके अखराजात भी बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खाना पीना ये सारे अखराजात जब बढ़ जाएंगे तो उनके लिए क्या करना होगा, उनको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, उनके लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है और पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इट रिजल्ट इन हार्मफुल चेंजेस इन इकोसिस्टम। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है ना, तो इंसान बताओ क्या कर रहा है, इंसान में हम भी शामिल होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग दरख्त काट रहे हैं, जंगल तबाह कर रहे हैं, नदियाँ गंदी कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ना, अब जंगल काटेंगे, दरख्त
की लकड़ी आएगी, ठीक है, इससे हम फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग दरख्त वगैरह जंगल तबाह बर्बाद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं घर के लिए हम बोलते हैं हम एक घर बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर हम लोग नदियाँ गंदी करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में ह्यूमन रिसोर्सेज ही है ना, कि हम फैक्ट्रीज़ में केमिकल से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, हम लोग कपड़ा भी बनाते हैं, हम लोग प्लास्टिक भी बनाते हैं, हम लोग बर्तन भी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लेक्स रिवर्स में एलिमिनेट किया जाता है, वहाँ पे जब चला जाता है ये, तो इस तरह की हमारी नदियों को गंदा कर रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एक इकोसिस्टम है वो क्या, उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है, एक हार्मफुल चेंज आता है, जिसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी होता है। और दूसरा, इसकी वजह से हमारे जो एयर है उसको भी हमारे गंदा करता है, पोल्यूशन काज करता है, जिसकी वजह से अब देखें व्हीकल की बात करते हैं, कार, मोटर बाइक, ह्यूमन रिसोर्स है ना। अब ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए हमने पेट्रोल बनाया, पेट्रोल बनाने वक्त भी जो मतलब कि रिलीज़ होते हैं गैसेस रिलीज़ होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। उसके अलावा यही जो हमारे पास सीएनजी पेट्रोल वगैरह आ जाते हैं, जब हम गाड़ियों में डालते हैं, बाइक्स में डालते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पीछे से धुआं निकलता है, तो उन धुआं की वजह से भी तो फिर हमारा एटमॉस्फेयर वो गंदा होता है ना, माहौल गंदा, हमारी जो हवा है वो आलूदा होती है, हम उसी आलूदा हवा में सांस लेते, फिर बीमारियां भी फैलती हैं। तो आपको पता चला कितना ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि हैबिटेट लॉस एंड डिफोरेस्टेशन। एक तो हैबिट लॉस होता है, मतलब कि अगर मैंने आपको बोला ना, जैसे अगर जो जानवर हैं वो किधर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो अगर जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जानवर कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, और इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन भी हमारे पास हो रही है। अब हमारे पास क्या है, स्पीशीज हैव अ स्पेसिफिक नीड फॉर अ फूड एंड अ हैबिटेट लॉस मीन अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ स्पीशीज। कह रहे हैं कि हर स्पीशी क्या है, हर स्पीशी को खाने की और हैबिटेट की एक मखसूस जगह की ज़रूरत है, लेकिन जब कोई हैबिटेट ही नहीं होगा तो फिर जो हमारे पास जानवर हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनके तो घर वगैरह हम लोग तबाह कर देते हैं ना, हम लोग जंगल को काटते हैं, हम लोग, उनका घर तो तबाह हो जाता है। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन द हैबिटेट ऑफ 100 ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर लॉस्ट। डिफोरेस्टेशन की वजह से सिर्फ क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं। अब देखिए प्लांट्स कितने ज़्यादा होते हैं, और उनमें से कई प्लांट्स जो है ना, बहुत से ऐसे जिनको हम एज ए मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट नहीं होंगे, एनिमल तो चले गए, जो प्लांट हम लोग दरख्त काट देते हैं, प्लांट चल जाएंगे तो ड्रग्स कहाँ से बनेगी, मसला है ना। वी नो दैट द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज़ इन अ फॉरेस्ट। वर्ल्ड का जो मेजर पार्ट है ना बायोडाइवर्सिटी, वो फॉरेस्ट है, और जो इंसान है ना वो क्या कर रहा है, इसी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है एग्रीकल्चर फील्ड एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने के चक्रों में। वो अब पाकिस्तान में टोटल 2.5 मिलियन % जो है वो लैंड है। तो फॉरेस्ट एरिया इज श्रिंकिंग इन एन एलिमिनेटिंग रेट। कह रहे हैं कि अलार्मिंग रेट, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो फॉरेस्ट की तबाही हो रही है ना, ये अलार्मिंग लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। अलार्मिंग लेवल आपको पता है ना, लास्ट लेवल जो होता है, पूरी दुनिया की भी बात करें ना तो अलार्मिंग लेवल ये कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 2.5 मिलियन हमारे पास लैंड है, ठीक है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास है वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 25% आपके पास क्या होने चाहिए, हर मुल्क में 25% फॉरेस्ट होने चाहिए। तो हमारे मुल्क में सिर्फ कितने हैं, 2.5% है। कितनी वो है ना कि हमारी अपनी गलती है, हम फॉरेस्ट को काटते हैं इसकी वजह से। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट सिंस 1947 वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट है उनकी तरफ से जो रिपोर्ट हुई है 1947 में, तो उसके मुताबिक 151,500 एकड़्स ऑफ अ फॉरेस्ट जो है वो 1947 से लेकर अब तक तबाह हो चुके हैं। 151,500 एकड़्स, ठीक है बच्चों। ये जो लाइन है ना, ये आपने अंडरलाइन करनी है, ये MCQs में पूछा जाते हैं। और ये जो 2.5 है ना, पूछा जाता है कि पाकिस्तान में कितने % फॉरेस्ट है, तो वो 2.5 आएगा। साथ में ये जो पूछा गया है, ये साथ में साइड बॉक्स है कि पंजाब में कितने फॉरेस्ट काटे गए, तो 99,000 एकड़, सिंध में 27,000, बलूचिस्तान में 13,000, KPK में 10,000, आज़ाद कश्मीर में 577 एकड़्स। तो ये आपने क्या करना है, ये याद करने कि ये भी जो बॉक्स है ये MCQs में बोर्ड में आता होता है। अब हमारे पास आ जाता है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग हमारे पास क्या है, ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज आल्सो अ कॉज ऑफ अ लॉस ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग एनिमल्स को हंट करते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी
भी हमारे पास ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान में वेरियस लिजर्ड्स आ जाते हैं, स्नैक्स आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, लार्ज मैमल्स आ जाते हैं, जिनका शिकार करते सिर्फ किसी वजह से, उनकी स्किन की वजह से। ठीक है, बोलते हैं ना कि जानवर की जल्द बहुत महंगी होती है। ये लोग जो शिकारी होते हैं क्या करते हैं, जानवर को शिकार करते हैं। ठीक है, शिकार करने के बाद उनकी जो जल्द होती है उसको जाके बेच देते हैं, और वो फिर वो तो बेच देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या हो जाता है, जो बायोडाइवर्सिटी वो तो तबाह हो रहा है, कि इकोसिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है। और दूसरा, हर साल चित्राल से कितने 1 मिलियन बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। 1 मिलियन बर्ड्स, ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। ठीक है, MCQs में पूछी जाती है कि चित्राल से कितने बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, तो वो 1 मिलियन माइग्रेट करते हैं, जिसमें से 200,000 जो हैं वो मार दिए जाते हैं माइग्रेशन के दौरान, या फिर उनका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है, आपने लिखना है 1 मिलियन जो है वो माइग्रेट करते हैं, जिनमें से 200,000 200,000 वो क्या होते हैं कि उनका शिकार कर दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। अब रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ कैसे होती हैं? व्हेन अ न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम इट मे हार्मफुल फॉर द अदर स्पीशीज़ ऑफ द एरिया। अब क्या होता है, आप किसी एरिया में कोई किसी न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वो दूसरी स्पीशी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास आ जाता है यूकलिप्टस प्लांट। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में यूकलिप्टस प्लांट कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यूकलिप्टस प्लांट पहले पाकिस्तान में नहीं थे, ये इंट्रोड्यूस करवाए गए कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाए गए। ठीक है, जब इंपोर्ट करवाए गए तो पाकिस्तान में अब आप देखते हैं हर जगह पे यूकलिप्टस प्लांट है। तो ये यूकलिप्टस प्लांट क्या करता है, जहाँ कहीं भी यूकलिप्टस प्लांट के साथ कोई छोटा स्मॉल प्लांट ग्रो कर रहा होता है ना, तो ये क्या करता है, उसको ग्रो नहीं करने देता। तो जब ये दूसरे प्लांट को अपने नज़दीक ग्रो नहीं करने देगा तो क्या होगा, ये डेंजरस ही होगा, दूसरे प्लांट्स तो ग्रो नहीं करेंगे ना, ये ग्रो करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो दूसरे प्लांट्स है वो ग्रो नहीं होंगे, तो हमारी जो यूकलिप्टस तो कोई फ़ायदा हम लोग को नहीं देता, तो ये तो उल्टा हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो इससे भी हमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। द रिमूवल ऑफ अ स्पीशीज़ फ्रॉम एन इकोसिस्टम आल्सो अफेक्ट अदर स्पीशीज़। हमने ये तो पढ़ा कि किसी स्पीशीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब बुरा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब हम किसी स्पीशीज़ को रिमूव करेंगे तो तब भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे इकोसिस्टम में स्टारफिश है, वो किसको खाती है, म्यूसिल्स को खाती है। अब म्यूसिल्स क्या है, वो भी हार्मफुल टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। म्यूसिल्स क्या है, वो दूसरे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग स्टारफिश को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं इकोसिस्टम से, म्यूसिल्स क्या होंगे, वो नंबर में इंक्रीज कर जाएंगे। जब वो नंबर में इंक्रीज कर जाएंगे तो वो दूसरी स्पीशीज़ को क्या करेंगे, खाना शुरू करेंगे। मतलब ये इतने डेंजरस होते हैं कि दूसरी स्पीशीज़ को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर स्टारफिश होगी तो स्टारफिश इसको खा लेगी, तो ये एक जो होगा ना, इनका बैलेंसिंग रहेगी, मतलब कि ना तो ज़्यादा ये बढ़ेंगे और ना ही इतने कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लास्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। जो मैंने आपको पहले बात की, शुरू में ही मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, सिर्फ थोड़ी सी डिटेल जो इन्होंने लिखी है वो मैंने आपको बताई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है कि द केमिकल पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। पोल्यूटेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन बट इट यूजली हार्म दोज स्पीशीज व्हिच लिव इन अ स्मॉल एरियाज। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं इंडस्ट्री से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं स्पीशीज़ के लिए। अब कह रहे हैं कि पोल्यूशन हमारे पास एक्सटेंशन के काज नहीं है, लेकिन जो स्पीशीज़ स्मॉल एरियाज़ में रहती हैं उनके लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अब देखें कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है, मतलब कि वो कहाँ पे वो जाके जाता है, नदियों में जाता है। ठीक है, दरिया में जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि जब जानवर जो छोटे इलाके में रहते हैं, जब वो उन नदियों का पानी पीते हैं तो जाहिर सी बात वो बीमार हो जाएंगे। उन नदियों में या फिर जो मच्छियाँ वगैरह होती हैं तो वो भी बीमार हो जाती हैं। तो जब वो बीमार हो जाएंगी तो वो मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी ना, इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो देखें कितना ज़्यादा इफेक्ट है हमारी, सिर्फ हम इंसान की वजह से इतना ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट पड़ा, इतना ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। इतना डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया, इतना अच्छा करके समझाया है। अब तो कोई तुक्की नहीं बनती ना कि आप लोगों को कहीं से कोई मुश्किल हो। फिर भी अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। ठीक है, हमारा काम ही यही है। तो चलें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।